आज से हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। हम लोग तो फिजिक्स के लेक्चर्स को शुरू करने जा रहे थे, बट इन बिटवीन बेसिक मैथमेटिक्स को समझने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। ये मैथमेटिक्स हमें फिजिक्स की जर्नी में बहुत मदद करने वाला है। फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में यह मुझे मदद करेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप अगर सीढ़ियों से जा सकते हो या तो आप लिफ्ट से जा सकते हो। मैथमेटिक्स बिल्कुल उस लिफ्ट की तरह है जो आपको 10th फ्लोर पर आसानी से छोड़ सकता है। सो अगर हम मैथमेटिक्स समझ लेते हैं तो फिज़िक्स को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्या हम पूरे मैथमेटिक्स को देखने वाले हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इंटायर मैथमेटिक्स है तो हम इस मैथमेटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा देखने वाले हैं। हम मैथमेटिक्स का बस वो पार्ट देखने वाले हैं जो हमें फिजिक्स की जर्नी में हमारी मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स एज अ होल। उस पार्ट में क्या है जो हमें फिजिक्स में मदद करेगा? इस पार्ट में है ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। अगर हम इन पांचों चीज़ को देख लें तो हमें पूरे मैथ्स को देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सिर्फ इन 5 चीज़ों से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे फंक्शन। मैथमेटिक्स वालों ने फंक्शन को देखा और समझा होगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन एक रिलेशन से आता है और रिलेशन एक सेट से आता है। इन एक्चुअल रिलेशन के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को फंक्शन कहते हैं, मगर बायोलॉजी वालों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग बायोलॉजी वालों के लिए एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। फंक्शन बिल्कुल एक मशीन या डिवाइस की तरह होता है। हमारा डिवाइस कोई भी हो, वो कैसे काम करता है? वो एक इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है। फंक्शन भी बिल्कुल इस डिवाइस की तरह ही है। ये भी एक इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उस पर कुछ फंक्शन करता है, उसको चेंज करता है और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो बायोलॉजी वालों के लिए थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैथमेटिकली इसे हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखते हैं। हमने कहा कि फंक्शन एक डिवाइस की तरह है। इस डिवाइस में 3 फंक्शनैलिटीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। आई मीन इस फंक्शन के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो इनपुट है, एक डिवाइस इटसेल्फ एंड एन आउटपुट। मैथमेटिकली इनपुट को x से डिनोट करते हैं। ये ऐसा कन्वेंशनली किया जाता है। इनफैक्ट पहले से इनपुट को x डिनोट किया जाता है, इसलिए हम लोग भी x से डिनोट कर सकते हैं। करने के लिए इसे a b c x y z किसी चीज़ से भी डिनोट किया जा सकता है। हाउएवर कन्वेंशनली इसे x से डिनोट करते हैं और आउटपुट को कन्वेंशनली y से डिनोट करते हैं। इस डिवाइस को f से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड सिंस दिस डिवाइस हैज़ अ बॉक्स, और वो बॉक्स क्या करता है? इनपुट को प्रोसेस करता है। ठीक है, पहले तो वो बॉक्स इनपुट को लेता है और इसके बाद इसका प्रोसेसिंग करता है। इसका कंपैरिजन में पहले डिवाइस को हमने f से डिनोट किया और इस बॉक्स को ऐसा बॉक्स से रिप्रेजेंट किया। ये बॉक्स
का मतलब है कि ये किसी इनपुट को इसमें लेगा और प्रोसेस करके और आउटपुट देगा। तो फाइनली हम लोग फंक्शन को लिखते हैं फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू y। मतलब बिल्कुल सही है, ये x जो है इनपुट है और फंक्शन f है और ये इसे y देता है। ठीक है, मगर इस रिप्रेजेंटेशन में एक इशू है। क्या है वो इशू और इसका ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस है, ये एक इनपुट तो लेता नहीं है, ये मल्टीपल इनपुट्स लेता है और ईच इनपुट एक सिंगल आउटपुट देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये x1 है तो ये सिंगल आउटपुट दिया है y1 और ये इनपुट x2 अगर है तो ये सिंगल आउटपुट देता होगा y2। ये अगर x3 है तो ये सिंगल आउटपुट दिया y3 और ये x4 है तो ये y4 देता है। और इनपुट्स मल्टीपल हो सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आउटपुट होंगे। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम लोग लिखेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 f ऑफ x2 इज इक्वल टू y2 f ऑफ x3 इज इक्वल टू y3 so on and so forth। सो इस रिप्रेजेंटेशन में अगर हमको देखना हो तो देखेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है इसे इस लेंदी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब सारे इनपुट्स को लिखना होगा और करस्पॉन्डिंग सारे आउटपुट्स को लिखना होगा, जो एक लेंदी प्रोसेस और मैथमेटिक्स में हम इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को? फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच अपनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी इनपुट हैं उन्हें एक्स एक्सिस पर रखा जाता है और जितने भी आउटपुट हैं उन्हें वाई एक्सिस पर रखा जाता है। मतलब यहाँ आप इंडिविजुअल इनपुट्स दिखाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप 0 to इन्फिनिटी जितने सारे इनपुट्स हैं सबको इस ग्राफ पे आप लोग रख सकते हो और करस्पॉन्डिंग जितने भी आउटपुट्स हैं 0 to इन्फिनिटी उसे आप यहाँ पर रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फंक्शन है तो ये इस फंक्शन को दिखाता है। मतलब ये अगर x1 है ये y1 होगा। ठीक है, ये अगर x2 है तो ये y2 होगा, ये अगर x3 है तो ये y3। ठीक है, हमने जो हमारा फंक्शंस है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। इसमें इनपुट सारे रिप्रेजेंटेड हैं और उसके करस्पॉन्डिंग सारे आउटपुट को यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक आसान सा प्रोसेस है हमारे फंक्शंस को दिखाने का। इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। तो ये एक इफ़िशिएंट तरीका है, इफ़िशिएंट वे of describing a function, describing a function। अदरवाइज हम इसे fx इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। ये बस समझने और सीखने के लिए है, अदरवाइज नॉर्मल यूज़ में रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच ही हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, ये है बेसिक फंक्शन और ज़्यादा फंक्शन फिजिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में समझने में यूज़ होगा। यह है सिंपल फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। उसमें कुछ खास इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स वाले अपने क्लास 11th में पढ़ेंगे वो उसे प्रूफ करना, अदरवाइज बायोलॉजी वाले उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग अभी देखते हैं। ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस हैं जो आपको फिजिक्स में यूज़ होंगे।
सो इसे हम लोग नोट कर सकते हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे लिख लो। ये है साइन ए प्लस बी ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं एक बार बता देता हूँ, साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर ए माइनस बी हो तो प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता है। कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और रिलेशंस है जो हम अभी देखेंगे, आप इसे नोट कर लो। इसके अलावा इन 4 रिलेशंस को आप ध्यान में रख सकते हो। ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर पहले कॉस आता है फिर बाद में साइन, एंगल का ऐड करके उसे डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाता है। कॉस सी प्लस डी ये आप देख सकते हो, और कॉस सी माइनस डी ये फंक्शन है। ये चारों फंक्शंस आप ध्यान में रख सकते हो। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस में इन रिलेशंस का कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स में, सो आप इसे ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे आज डिफरेंशिएशन के बारे में, तो चलिए डिफरेंशिएशन को देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और डिस्कशन है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है। इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स से क्लास 12 में पढ़ेंगे, और ये ऑल ऑफ बहुत बड़ा सिलेबस है जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है, जो क्लास 12 वाले बच्चे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। बायोलॉजी वालों को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि इंटायर डिफरेंशिएशन फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। अगर इसे डिफरेंशिएशन कहें तो इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमें फिजिक्स में पढ़ना है। इंटायर डिफरेंशिएशन बायोलॉजी वाला डरे नहीं, उन्हें इंटायर डिफरेंशिएशन ना पढ़ के उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट। सो हम पूरा डिफरेंशिएशन ना पढ़ के अगर सिर्फ रेट मेजरमेंट पढ़ें तो पूरा फिजिक्स इसमें कवर हो जाता है। फिजिक्स में क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेट मेजरमेंट से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मेनी अदर्स दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर लेक्चर्स। सो हम डिफरेंशिएशन ना पढ़ के, इंटायर डिफरेंशिएशन ना पढ़ के सिर्फ रेट मेजरमेंट को पढ़ेंगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का जन्म रेट मेजरमेंट से ही हुआ था। रेट को मेज़र करने के लिए ही डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ था। इसलिए हम लोग पहले देखेंगे रेट मेजरमेंट है क्या, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे। तो चलिए समझते हैं रेट मेजरमेंट क्या है। आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स में पढ़ा होगा रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेलोसिटी के बारे में, जो जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में हम उसे कवर करेंगे। इसलिए हम लोग रेट मेजरमेंट फिजिक्स में पढ़ते हैं। रेट मेजरमेंट, रेट इज़ अ कॉम्पेरेटिव टर्म, दैट मीन्स इसके लिए 2 क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल रेट के लिए 2 क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है, y और x। और क्या हो, अगर x वेरी करे तो y भी वेरी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पर x अगर वेरी कर रहा है y भी वेरी कर रहा है। रेट का मतलब होता है कि x के यूनिट चेंज में x तो वेरी कर रहा है, यहाँ भी वेरी कर रहा है, यहाँ भी वेरी कर रहा है, यहाँ भी वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंगली y इज़ वेरी कर रहा है। तो अगर यूनिट चेंज में x यूनिट चेंज होता है तो y में कितना चेंज आता है, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y। चेंज ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये किसे बोलते हैं? यूनिट चेंज इन वाई। हाउ मच वाई changes if x changes by 1 unit। हाउ मच y changes मीन्स y में कितना बदलाव आ रहा है अगर x यूनिट चेंज होता है। मतलब x अगर एक कदम चलता है, y कितना कदम चलता है उसके जवाब में, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए मैंने बोला कि रेट को होने के लिए दो क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है और दोनों चेंज होता हो। रेट मतलब कंपटीशन, कंपटीशन होने के लिए दो लोग का होना ज़रूरी है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं। और एग्जाम्पल, ये मैं हूँ और ये मेरा पड़ोसी है। ये y मेरा संपत्ति का ब्यौरा है करोड़ में, इन करोड़। और ये x जो है मेरे पड़ोसी का संपत्ति है इन करोड़। इस साल उसने 5 करोड़ सालाना इनकम किया। ठीक है, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं आई एम ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विथ माई नेबर, सो मैं 10 करोड़ कमाता हूँ इस साल इन कॉम्पिटिशन टू माई नेबर। एक साल बाद मेरा पड़ोसी 10 करोड़ कमाने लगता है एंड आई एम इन कॉम्पिटिशन विथ माई नेबर। आई स्टार्टेड अर्निंग 20 करोड़। आई स्टार्टेड अर्निंग 20 करोड़। सिमिलरली अगर वो 20 करोड़ कमाता हूँ, मैं 40 करोड़ कमाना शुरू करता हूँ। सो हियर आप रेट का मतलब कंपैरिजन, कंपटीशन। यहाँ पर किसके कंपटीशन है? वाई मेरी संपत्ति में और मेरे पड़ोसी के संपत्ति में। वो जब 5 करोड़ कमाता है तो मैं 10 करोड़ कमाता हूँ, वो 10 कमाता है मैं 20 कमाता हूँ, वो 20 कमाता है मैं 40 कमाता हूँ। ठीक है, एक रफ ग्राफ के थ्रू मैं और मेरा पड़ोसी के बीच के कंपटीशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यही रेट है। रेट है क्या? अब मैं रेट देखता हूँ। रेट क्या है? 3 चीज़, 0.1 देखेंगे, 0.2 और 0.3। 0.1 और 2 के बीच में देखिए, जब वो 5 करोड़ कमाता है तब मैं 10 करोड़ कमाता हूँ। ठीक है, बट वो जब 10 करोड़ कमाता है मैं 20 करोड़ कमाता हूँ। मतलब जब वो 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया, मतलब टोटल चेंज हुआ कितना? 5 करोड़। अगर मेरा पड़ोसी 5 कदम चलता है, मैं कितने कदम चलता हूँ? मैं चलता हूँ 10 करोड़ से 20 करोड़, मतलब 10 कदम चलता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, मेरा पड़ोसी अगर 5 कदम चलता है, मैं इन कंपटीशन में 10 करोड़ चलता हूँ, 10 कदम चलता हूँ। मतलब अगर मेरा पड़ोसी यूनिट कदम चलता है तो मैं कितना कदम चल रहा हूँ? ऑन एन एवरेज 2 कदम चल रहा है। कहने का मतलब अगर मेरा पड़ोसी 1 यूनिट कदम चलता है, मैं 2 कदम चलता हूँ। तो ये क्या है? रेट है। किसका रेट है? मेरा रेट है। किसके रिस्पेक्ट में है? मेरे पड़ोसी के रिस्पेक्ट में। यही है रेट। ठीक है, अगर इसको हम x1 मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको जनरलाइज करके देखते हैं। इसको अगर जनरलाइज करके देखते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा पड़ोसी है। जब मेरे पड़ोसी का संपत्ति x1 था, मेरा संपत्ति y1 था। जब वो x2 कमाने लगा, मैं y2 कमाने लगा। जब वो x3 कमाने लगा, मैं y3 कमाने लगा। सो इससे हमको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एक
2 और एक 3, ये 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम रेट जानना चाहते हैं। यहाँ देखिए, जब वो x1 से x2 चला, मेरा पड़ोसी जब x1 टू x2 चला, मतलब पहले वो, बाद में वो x2 था, x2 हो गया और पहले वो x1 था, तो मेरा पड़ोसी कितना कदम चला, x2 माइनस x1, पहुंच गया वो x2 पे, मैं पहुंच गया y2 पे। पहले वो क्या था, x1 पे था और मैं भी y1 पे था। ठीक है, तो टोटल चेंज कितना हुआ, पहले था x2, सॉरी बाद में था x2, पहले था x1, मतलब ये रहा टोटल डिस्टेंस या टोटल कदम जो मेरे पड़ोसी ने चला, और उसके जवाब में मैंने कितना चला, y2 माइनस y1 कदम चला। ठीक है, इसलिए जब वो यूनिट कदम चलेगा तो मैं कितना चलूँगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो दिस इज रेट ऑफ y। किसका रेट है, किससे कंपटीशन है, y किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x में। दिस इज कॉल्ड रेट। सो हम लोग यहाँ लिख लेंगे रेट। इसको एक जगह पे रख लेते हैं, वी विल यूज इट फर्दर इन आवर डिस्कशन। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए, ये रेट कब का था, जब मेरा पड़ोसी x1 से x2 की तरफ गया। अब हम रेट देखते हैं जब मेरा पड़ोसी x2 से x3 चलता। जब मेरा पड़ोसी x2 से x3 चला, मैंने y2 टू y3 कवर किया डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ये मेरे पड़ोसी ने कवर किया कितना, x3 माइनस x2, और उसके जवाब में मैंने कवर किया y3 माइनस y2 डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका रेट निकालते हैं। मतलब मेरा पड़ोसी जब x3 माइनस x2 कदम चलता है, मैं y3 माइनस y2 कदम चलता हूँ सेकेंड हाफ में। ये फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेकेंड हाफ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मेरा पड़ोसी यूनिट कदम चलता है, मैं कितना कदम चल रहा हूँ, x3 माइनस x2 कदम चल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, रेट है। किसका है, y का रेट है विथ रिस्पेक्ट टू x इन सेकेंड हाफ, इन सेकेंड हाफ। ठीक है, ये R2 है, ये सेकेंड हाफ का है, ये हम लोग नोट कर लेते हैं। वी विल यूज दिस वन इन आवर फर्दर डिस्कशन। ठीक है, ये रेट। एक चीज़ यहाँ गौर करने का है कि सिंगल, मान लीजिए ये ऐसा रफ ग्राफ है कुछ, जो दर्शाता है y और x के बीच का के बीच के रिलेशंस को पिक्टोरियली। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में रेट कुछ और है, जबकि सेकंड हाफ में रेट कुछ और है। मतलब एक ही ग्राफ में अलग अलग रेट हो सकते हैं। ये तो बड़ा वेग सा चीज़ है। अगर कोई हमें पूछेगा कि इस y to x ग्राफ का रेट क्या है, तो मुझे उससे ये पूछना पड़ेगा कि भाई साहब, आप फर्स्ट हाफ में जानना चाहते हो या सेकंड हाफ में जानना चाहते हो। ओके, फर्स्ट हाफ में जानना चाहते हो या सेकंड हाफ में जानना चाहते हो। मतलब ये कि किसी एक फंक्शन में रेट वेरी कर सकता है विथ x। ठीक है, ये बट हम लोग देख रहे हैं एवरेज रेट वेरी कर सकता है। एक चीज़ और, ये देखिए, ये x3 माइनस x2 है, ये y3 माइनस y2। रेट क्या है, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस। मतलब अगर
ये दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, इट विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर ये एंगल थीटा हो तो मुझे दिख रहा है कि y3 माइनस y2 माइनस दिस और x3 माइनस x2 मतलब दिस, ये तो tan थीटा के बराबर है ना। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई बेस x3 माइनस x2, ये tan थीटा है। थीटा क्या है, पॉइंट 3 और पॉइंट 2 को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं और ये थीटा एंगल बनाता है इसके पैरेलली, तो ये tan थीटा कहलाता है। ठीक है, इसलिए रेट जो है वो tan थीटा के बराबर भी है। ठीक है ना, कब, जब हम उस दो पॉइंट्स को ऐड करेंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, बट याद रखें ये जो मैंने फंक्शन बनाया है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, कर्व रहने से मतलब नहीं है। अगर ये पॉइंट 3 और 2 को स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन किया तो ये y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 जो रेट है उसे tan थीटा भी कह सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने एक चीज़ और देखा, क्या देखा हमने, रेट जो है वो tan थीटा के बराबर भी है, 3 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। ठीक है, रेट जो है tan थीटा के बराबर ही है। अब आ जाइए, ये था x, ये था y और ये था हमारा ग्राफ y बिटवीन x, y और x के बीच में ये ग्राफ था। हमने एक एवरेज रेट को देखा, इस ये तो क्या होगा, एवरेज रेट होगा। अब हम किसी एक पॉइंट को लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं x1 और इसके जस्ट क्लोज में, बहुत क्लोज एक दूसरा पॉइंट लेते हैं x2। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके बराबर समथिंग y होगा। देखते हैं, ये अगर x है इसे हम लोग लेते हैं x प्लस डेल x। इसमें ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक पॉइंट है x, उसमें एक चेंज करते हैं डेल्टा x से, तो x प्लस डेल्टा x आता है ये पॉइंट। x के करस्पॉन्डिंग आउटपुट y है। ठीक है, तो x प्लस डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो है y प्लस डेल्टा y। ठीक है, हमारा फंक्शन वैसा है। हमने अभी देखा ये रेट क्या होगा, ये डिस्टेंस मतलब डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, मतलब रेट क्या होगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा y होगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने देखा है कि tan थीटा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा x है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा x है, डेल्टा x जो है इसे बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर देते हैं। मतलब ये x है, इसके जस्ट बगल में हम लोगों ने डेल्टा x लिया है। ठीक है, आई मीन टू से डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, मतलब जो हमने x में चेंज किया वो बहुत ही छोटा है। मतलब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इधर है, मैंने इसे दर्शाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही क्लोज है x से, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ वही चीज़ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x
ठीक है। लिमिट टेंड्स एक्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा एक्स मतलब एक्स में जो हमने चेंज किया है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही छोटा है इसलिए। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्स अगर बहुत ही छोटा है तो उसको हम लोग डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स कहने का मतलब एक्स इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, वो बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे tan थीटा। अब देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और डेल्टा वाई डी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या था, ये दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, उसका एंगल जो था वो थीटा था एक्स एक्सिस से। अब इस लिमिटिंग केस में हमने क्या किया है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिया है, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा होगा, मतलब ये जो लाइन है ये इसके बहुत ही पास होगा, मतलब इधर कहीं होगा, और ये दो पॉइंट्स के बीच को जोड़ने के लिए दैट मीन्स इट विल बी अ टेंजेंट। ये जो लाइन होगा वो टेंजेंट होगा टू दिस कर्व। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी कर्व हो उसको टच करके कोई लाइन पार होता हो सिर्फ एक जगह पे, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट टू दिस कर्व, टू दिस कर्व। सो ये क्या है, इस कर्व का टेंजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये थीटा और ये थीटा बराबर हो जाएगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये tan थीटा क्या है, अब ये जो थीटा है इसका tan थीटा को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप tan थीटा को बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, वी विल यूज इट इन फर्दर डिस्कशन। स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमने यहाँ नोट कर लिया। तो हमने देखा रेट क्या होता है, रेट आर इक्वल्स y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ अगर ऐसा है, ये पॉइंट अगर x3 x2 है, ये पॉइंट अगर x3 है, तो this divided by this is the rate. This one is x3 minus x2, this one is y3 minus y2. So this is the rate. मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि ये जो रेट है इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट, रेट किसका, रेट ऑफ y का, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये एवरेज रेट है तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये एवरेज रेट किन दो पॉइंट्स के बीच में है,
क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये रेट जो होता है वो ग्राफ में पॉइंट्स पे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 में कुछ हो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एवरेज डिफरेंट होगा। इसलिए कभी भी अगर हम लोग रेट का जिक्र करेंगे, एवरेज रेट का जिक्र करेंगे, तो ज़रूर मेंशन करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ विच क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हियर वी आर कंसिडरिंग y with respect to which quantity, with respect to x, and we must mention the 2 points between which we want to take this rate. For example, average rate of y with respect to x between points x2 and x3. This is the concept of average rate. हम लोगों ने ये भी देखा कि रेट जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या है? थीटा उस कर्व पे जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है। वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसे थीटा बोलते हैं, और उसका टेंजेंट tan थीटा रेट कहलाता है। ठीक है, सो ये है एवरेज रेट। एवरेज रेट, ठीक है। और एक चीज, इन दो पॉइंट्स के बीच कर्व में अगर हम लोग जाएंगे, फॉर एग्जांपल इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर दो पॉइंट्स लाई करेंगे तो उनका रेट इनसे अलग होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि रेट जो है वो वेरी करता है विथ पॉइंट्स इन कर्व। ओके, ये था एवरेज रेट। उसी तरह हम लोग देखेंगे इंस्टैन्टेनियस रेट। इंस्टैन्टेनियस रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसका मतलब है इंस्टैन्टेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल सेम ग्राफ को हम लोग कंसिडर करते हैं x वर्सेस y। ये रहा हमारा कर्व, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाउएवर इन इंस्टैन्टेनियस रेट वी विल टेक रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द कर्व, दिस पॉइंट। और अभी हम लोगों ने देखा इंस्टैन्टेनियस रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इंस्टैन्टेनियस रेट निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अगर 1 है और ये एंगल थीटा 1 है, तो ये टेंजेंट इस हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता हो उसका tan थीटा, फॉर एग्जांपल हियर tan थीटा 1 विल बी द इंस्टैन्टेनियस रेट, जो हम लोगों ने देखा dy/dx है। dy/dx है, मतलब ये क्या है, इंस्टैन्टेनियस रेट। किसका रेट? ऑफ y, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस पॉइंट पे? एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 1। सो ये जो है वो इंस्टैन्टेनियस रेट कहलाएगा। हाउएवर ये जो चीज़ है ये एवरेज रेट कहलाएगा। एवरेज रेट कहने का मतलब 2 पॉइंट्स होंगे, उसके बीच का एवरेज है ये, ठीक है। हाउएवर इंस्टैन्टेनियस रेट जो होगा
किसी भी पॉइंट पे होगा, सिंगल पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पॉइंट 2 कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट पे अगर हमको y का रेट पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट 2 को टच करता हुआ निकलेगा, और ये टेंजेंट इस x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा हो, फॉर एग्जांपल ये θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है। इस θ2 एंगल को, तो इस एंगल का tan θ2 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट 2। मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट होने के लिए हमेशा दो क्वांटिटी का ज़रूरी होगा, रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 2। सो ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस रेट tan थीटा, हाँ, tan थीटा को अक्सर बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का मतलब होता है हाउ मच इट इज़ इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस। स्लोप वही तो बच्चे गेम खेलते हैं जो स्लोप पे ऐसा करके ऐसा स्लोप होता है, और बच्चे इस पे ऐसा खेलते हैं, वही स्लोप है। स्लोप का वही मतलब होता है, यहाँ पर भी स्लोप का वही मतलब है। स्लोप का मतलब है कि कोई भी टेंजेंट जो है, कोई भी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। यहाँ पर थीटा इंक्लाइंड है, मतलब tan थीटा जो है स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन। सिर्फ जो इंक्लाइनेशन है थीटा उसको स्लोप नहीं बोलेंगे, उसके tan थीटा को स्लोप बोलेंगे। थीटा अगर ज़्यादा हो तो स्लोप ज़्यादा होगा, आई मीन इंक्लाइनेशन ज़्यादा होगा, और उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर θ1 और θ2 को देखें तो θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है वो इस हॉरिजेंटल लाइन पे ज़्यादा इंक्लाइंड है। अगर आप यहाँ पर बैठ जाओ तो आप बहुत तेज़ी से नीचे आओगे। हाउएवर ये जो θ1 वाला लाइन है, θ1 वाला लाइन जो है इसका इंक्लाइनेशन कम है θ1। अगर आप यहाँ पर बैठो तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा धीरे नीचे आओगे, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो एंगल होता है, एंगल थीटा, किसका एंगल, ऑफ टेंजेंट, किसका एंगल थीटा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट, इंक्लाइनेशन को डिस्क्राइब करता है। अगर थीटा ज़्यादा है तो इंक्लाइन ज़्यादा है, थीटा कम है तो इंक्लाइनेशन कम है, ठीक है। उस इंक्लाइनेशन, अब देखिए थीटा इंक्लाइनेशन को दिखाता है, इसलिए tan थीटा जो होगा वो भी इंक्लाइनेशन का ही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंक्लाइनेशन, ठीक है। और उसी इंक्लाइनेशन को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। इसलिए tan थीटा जो इंस्टेंटेनियस
रेट है dy by dx at a point is also equal to slope of the line, slope of the line, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है अगर वो निकालना है तो अगर हम tan थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। tan थीटा निकालना है dy by dx कर सकते हैं, मतलब इस dy by dx को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोग को रेट जानना हो, इंस्टेंटेनियस रेट जानना हो, तो हम लोग को dy by dx जानना पड़ेगा। क्या है ये dy by dx? ये है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो इसका नाम है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्लोप, किसी भी कर्व का रेट निकालना हो तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? dy by dx, ठीक है। तो अभी हमने देखा स्लोप क्या है, रेट क्या है, tan थीटा किसे बोलते हैं, और स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका हमने मतलब भी देखा था, इसका मतलब ये देखा था मैंने हम लोगों ने कि अगर कोई इनपुट x देते हैं तो इसका आउटपुट y होता है और इसे एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिखा। अब हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन में x की जगह x प्लस डेल एक्स, डेल एक्स क्या है? डेल एक्स सम स्मॉल चेंज इन x। फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये 5 का समथिंग मीन्स 2, स्मॉल चेंज ऑफ 5 दैट इज 2। इसी तरह x में हमने एक छोटा चेंज किया और उसे डेल एक्स लिखा, उसको जोड़ के हमने फंक्शन पे पास कराया, आउटपुट क्या आएगा? y प्लस सम डेल y, सम आउटपुट डेल y। वो हम यहाँ नोट कर लेंगे, y प्लस डेल y इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल s। फेयर एनफ। मतलब अब हम लोग x ना दे के फंक्शन में x प्लस डेल्टा x देते हैं, मतलब x में कुछ चेंज करके एज ए इनपुट हम फंक्शन में डालते हैं, ठीक है। तो फंक्शन भी क्या करेगा, जो पहले y था उसमें कुछ चेंज करके डेल्टा y आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा y प्लस डेल्टा y। अब देखिए 1 और 2, हम 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं पता नहीं, आगे देखते हैं। y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। माइनस, ठीक है। इसको मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों किया आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग ऐसा देखें तो ये y और ये y कट सकता है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे पता नहीं, आगे देखते हैं। डिवाइड करने से कुछ शायद मिले, वो हम बता नहीं सकते हैं फ़िलहाल, बट डेल्टा एक्स से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर लिया, आगे देखते हैं। अच्छा, ये डेल्टा एक्स है
डेल्टा एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स कट जाएगा और डेल्टा एक्स हमारे पास बचेगा। तो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स कर दिए। अब डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल एक्स को लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा, डेल एक्स बचेगा, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। देखिए डेल एक्स को हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये ऊपर वाले फॉर्म से मैच कर जा रहा है। यहाँ पर डेल प्लस डेल्टा एक्स है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए हम ऐसा कर दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए डेल वाई बाई डेल एक्स ये वैल्यू आया। अच्छा ये वैल्यू आया, ये तो कुछ जाना पहचाना चीज़ लग रहा है, ये वाला जो चीज़ है ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आप इस चीज़ को रेट से कंपेयर करके देखो, वो बताता है y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, ठीक है। अगर इसे आप x2 रखो तो ये देखो ये हमारा फंक्शन का मशीन है, ठीक है, ये फंक्शन है। इस पे अगर हम लोग x प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स रखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा ये इनपुट है तो ये आउटपुट आया, ये तो यहाँ दिख रहा है हमें। अब देखिए यहाँ इनपुट है, मतलब f में हमने क्या दिया है x, तो ये क्या है, ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x आउटपुट आएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दोनों आउटपुट जो है वो न्यूमरेटर में है माइनस में, और दोनों इनपुट जो है डिनोमिनेटर में है, दोनों का डिफरेंस। यही तो वो रेट था ना जो हम लोगों ने देखा था। रेट क्या हम लोगों ने देखा था, ये इनपुट था, इसके करस्पॉन्डिंग ये y1, ये इनपुट हमारा है x2, तो आउटपुट था y2। तो रेट क्या होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा यही चीज़ तो यहाँ पे भी है, मतलब ये अगर आउटपुट है तो ये इसका इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये जो इनपुट है इसका आउटपुट ये है, ये इनपुट है इसका आउटपुट ये है, ये इनपुट है इसका आउटपुट ये है, मतलब ये तो रेट है, ठीक है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ये तो रेट है। रेट हमने देखा था कि रेट के लिए दो क्वांटिटीज होने चाहिए, यहाँ पर है y और x। ये क्या है, एवरेज रेट, रेट ऑफ change of y with respect to x। अब देखिए ये हम समझ गए। अब देखते हैं यहाँ पर
y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू फंक्शन x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब हम एक कंसिडर करते हैं कि डेल्टा x जो चेंज हमने किया था वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, एकदम इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x है। इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x मतलब वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, अगर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होता है वो, तो डेल्टा y को सिम्बॉलिकली कन्वेंशनली हम लोग dx लिखते हैं, dx। ठीक है, ये सिर्फ x के केस में नहीं है, किसी भी क्वांटिटी के केस में है। अगर a कोई क्वांटिटी है तो a जो होगा वो उसका बहुत ही छोटा हिस्सा होगा, मतलब इनफाइनेटेसिमल स्मॉल पार्ट ऑफ a, हम लोग dA लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डेल्टा x जो है ना, जो हमने चेंज किया था x में, उसे बहुत ही स्मॉल चेंज करते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा y आएगा वो भी बहुत स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, इस केस में डेल्टा x को dx लिख सकते हैं और डेल्टा y को dy लिख सकते हैं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यही मतलब हुआ। डेल्टा x टेंड्स टू 0 मतलब वो इतना छोटा है कि वो 0 की ओर बढ़ रहा है। 0 नहीं हुआ है वो, लेकिन इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये वाला पूरा हिस्सा फंक्शन x प्लस डेल x माइनस fx x प्लस डेल x माइनस x। ये जो क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं, हमने देखा कि अगर डेल्टा x बहुत ही स्मॉल है तो डेल्टा y बहुत ही स्मॉल होगा, और उसको हम लोग d से लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx x प्लस डेल्टा x माइनस x। ठीक है, ये जो क्वांटिटी आया dy बाई डी एक्स, इस चीज़ को कन्वेंशनली हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो क्वांटिटी है dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसे ये भी बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको। कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस डेल x माइनस x। इसका यही मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब यही है। क्या मतलब है, अगर कोई फंक्शन y है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ये चीज़, ये फंक्शन। और ये चीज़ क्या है, हमने देखा कि ये इसका जो फॉर्मेट है ये पूरा रेट की तरह है। रेट में भी ऐसा था, ये इनपुट है, आउटपुट ये वाला चीज़ है, माइनस में ये इनपुट अगर है, ये वाला चीज़ आउटपुट है। ये हमने चीज़ देखा। सो अगर हमको रेट जानना है, किसी भी क्वांटिटी का रेट जानना हो, किसी भी क्वांटिटी का रेट जानना हो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, और ये चीज़ है क्या, रेट, जो हम जानना चाहते हैं। वी वांट टू स्टडी रेट, दैट्स व्हाई वी वांट टू डू डिफरेंशिएशन।
और रेट हम क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एक रेट है, एक्सेलरेशन एक रेट है, सो ऑन, बहुत सारे क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हमको फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो रेट जानना होगा। रेट क्या है? ये है रेट, और ये रेट है वो कहाँ से मिलेगा? डिफ्रेंशिएशन से मिलेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये होता है, और ये जो फॉर्मेट है वो रेट के बराबर है। तो हमने ये देखा कि ये क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, आई मीन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और हमने देखा कि इस टाइप का फॉर्म रेट की तरह है जो हम लोगों ने रेट पढ़ा था। एक बार क्लियरली ग्राफ के थ्रू हम लोग देखेंगे कि ये कैसे रेट को दर्शाता है। देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एबव क्वांटिटी है, ये y और ये x, ये ऐसा एक ग्राफ बनाता हो। ये हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s। ये वाला फंक्शन एक कोई पॉइंट है x, ठीक है, ये पॉइंट x है, और ये जो पॉइंट है ये है fx। ठीक है, अब देखिए ये x के corresponding ये पॉइंट है जो fx है। हमने क्या किया है कि x प्लस डेल्टा x को रखा है, x प्लस डेल्टा x। फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेल्टा x, this is delta x, so this point will be x plus delta x, agreed, and corresponding to this point we have a point on curve which refers to x plus delta x, agreed. Okay, if this is x plus delta x and this is x, so this distance obviously is delta x, and if this is fx and this is fx plus delta x, so definitely this distance is fx plus delta x minus fx. Am I right? And we have studied the rate as if x changes with delta x, y changes with f x plus delta x minus fx. And according to the definition of rate, with a unit change in x, fx कितना बदलेगा? f x plus delta x minus fx divided by delta x। यही तो रेट है जो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, यही तो रेट है। इसे हम लोग बिल्कुल वैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा x है, हमने प्लस x कर दिया और माइनस x कर दिया। x कट जाएगा, माइनस x है, x कट जाएगा, डेल्टा x बचेगा। ठीक है, यही फॉर्म तो वहाँ पर है। और ये क्या है? ये है रेट। किसका रेट? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at point x. For example, at point 1 in the curve. At point 1. ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, ये तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है? ये चीज़। और इसका मतलब क्या है? रेट। ठीक है, अब हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर हम लोग को रेट पढ़ना है तो ये चीज़ जानना होगा। ये चीज़ कैसे निकलेगा? ये चीज़ ये है, ये डिफरेंशिएशन से निकलेगा। ठीक है, अब हमें पता चल रहा होगा कि हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी क्वांटिटी का रेट निकाला जा सके। और फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो रेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये तो हमने रेट देखा, बट ये एवरेज रेट है।
अगर हम डेल्टा एक्स इज नॉट टेंड्स टू 0 ना देखें तो ये एक एवरेज रेट है, मगर as per the formula of dy by dx, delta x is tending to 0, which means delta x is very 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 small. वो infinitesimal small है, infinitesimally small है, इतना स्मॉल है कि वो जीरो की तरफ, बिल्कुल जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ बढ़ चुका है, इतना छोटा है वो क्वांटिटी। इस केस में ग्राफिकली हम लोग देखें, डेल्टा एक्स जो है बहुत ही छोटा है। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल यहाँ पे है, उससे भी करीब है, ठीक है। इस केस में हम लोगों ने देखा था कि ये चीज़ जो होगा वो एवरेज रेट, ये ओवरऑल चीज़ जो है ये एवरेज रेट ना हो के इंस्टेंटेनियस रेट होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। मतलब रेट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल एट दिस इंस्टेंस, ओके। क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स जो है वो टेंड कर रहा है 0 को, मतलब डेल्टा एक्स ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल ही छोटा है, ये यहाँ पे है। और इस केस में dy बाई डी एक्स क्या है, हमने देखा था ये स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट 1, ठीक है। तो इससे हम क्या रिलेट कर पा रहे हैं, इससे हम ये रिलेट कर पा रहे हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट किसका, ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x at a point, at a particular point, ठीक है। ये हमने कंक्लूड किया अभी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट जानना है तो आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y जानना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, जो ये है, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा वो हमने देखा अभी। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है, एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ऑफ y, कोई भी एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ठीक है। और ये इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। हमारे पास फंक्शंस तो ढेर सारे हैं, हम क्या करेंगे, अब उस फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को निकालेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। The process of finding the differential coefficient of y with respect to x is called differentiation. हमने जाना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मीनिंग तो ये है, किसी फंक्शन के लिए इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करना यूजिंग दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जो हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो क्या हम सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखेंगे, दुनिया में जितने फंक्शंस हैं सबका डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ खास फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये बिल्कुल वैसी तरह है जैसे कि एग्ज़ाम में तो सिलेबस बहुत है, मगर क्या एग्ज़ाम टाइम पे पूरा सिलेबस को पढ़ा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। VVI एग्ज़ाम में टीचर से पूछ लिया जाए और VVI क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाए।
ये बिल्कुल वैसा ही है। हम लोग सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को न पढ़ के एक खास सेक्शन ऑफ फंक्शंस को डिफरेंशिएशन देखेंगे और बाकी को एज इट इज़ रहने देंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग एक फंक्शन है सिनुसॉइडल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब अगर इसमें x इनपुट दिया जाए तो आउटपुट साइन x आएगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ पे, इस फंक्शन को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमने देखा है dy बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स है तो साइन को उस फंक्शन में रखेंगे तो आएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स, ये तो डेल्टा एक्स ही है, ठीक है। बस इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे एंड वी विल फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा ये देखते हैं। ये है साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला जो हम लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे और मेडिकल वाले हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन d है, लिमिट ये सेम रहेगा, साइन c माइनस साइन d मतलब 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइड बाई 2 एंड साइन c माइनस d मतलब d पर डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ओवरऑल डिवाइडेड बाई डेल्टा x तो है ही, ठीक है। इसको देखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2, ये 2x है, 2 cos ये 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे साइन x से कट गया है तो डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 ओवरऑल डिवाइडेड बाई डेल्टा x है। हाँ, ये कुछ नहीं है, बस मैकेनिकली हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके फॉर्मूला में पुट करते जाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चला जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2 बच जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 ये है, ठीक है, इनटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। एक्चुअली ये जो ओवरऑल डेल्टा एक्स है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। और अगर डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2। अब लिमिट काम करेगा इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। फिर आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अगर है साइन थीटा बाई थीटा पे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है।
फिर वही बात, इंजीनियरिंग वाले पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, मेडिकल वाले भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। ये कौन सा फॉर्म है, लिमिट उस फॉर्म में जाएगा वो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, मतलब ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसे हम 1 कह सकते हैं, इंटू 1। अब इसमें देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये ओवरऑल कट गया है, एक्स टेंस टू 0 है, cos x प्लस डेल एक्स बाई 2 है, ठीक है। तो x तो नहीं है, ये डेल एक्स टेंस टू 0 है, तो ये 0/2 मतलब ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो जब लिमिट हटेगा तो बचेगा cos x, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर फंक्शन sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है, ये हमने प्रूफ करके देखा। और ये जो प्रोसेस लंबा चौड़ा हमने अपनाया, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, तो क्या हम सारे फंक्शंस के डेरिवेशंस करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ फंक्शंस दूंगा, उसका डेरिवेशन भी साथ में दूंगा, सॉरी उसका डिफरेंशिएशन साथ में दे दूंगा। आप भरोसा करके उससे पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। भरोसा नहीं है तो आप खुद से इसे प्रूव करके देख सकते हो। तो चलिए कुछ फंक्शंस देखते हैं और उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया है। इसे आप नोट कर सकते हो और याद कर लो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल रटना पड़ेगा इसे। देखिए हमने प्रूफ किया अभी sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। tan का करेंगे sec स्क्वायर x आएगा, cosec का करेंगे माइनस cosec इंटू cot आएगा, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे sec x इंटू tan x आएगा, cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। आपको याद करना पड़ेगा। एक चीज़ आप देख पा रहे होगे कि किसी किसी में माइनस लग रहा है, तो रफली एक याद करने का तरीका ऐसा देख सकते हैं कि जिस फंक्शन के स्टार्टिंग में c है, फॉर एग्जांपल c फॉर cos x, c फॉर cosec x एंड c फॉर cot x, जिस फंक्शन के आगे c हो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव निकलता है। यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। ये बस याद करने का एक तरीका है, ज़रिया है। सिमिलरली एक और फंक्शन है ln x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x। आप इसे नोट कर सकते हो। इसके आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो, ठीक है, ये कोई फंक्शन है और इसमें c कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो इंडिविजुअल फंक्शन के डिफरेंशिएशन से ये कांस्टेंट गुना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि अगर y कोई फंक्शन है और उसमें c कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, उसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब फाइनल रिजल्ट वही आएगा जो सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके और उसमें इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। दूसरा, कोई एक फंक्शन है u प्लस v, u भी x पे डिपेंडेंट है और v भी x पे डिपेंडेंट है। ये दो फंक्शंस का सम का मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब बिल्कुल वही होगा जैसा इंडिविजुअल फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड कर देना हो। कहने का मतलब दो फंक्शंस अगर हैं u और v और ये दोनों ही फंक्शन x पे डिपेंडेंट हैं
और उन दोनों के सम का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका मतलब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इंडिविजुअल जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके उन दोनों को ऐड कर दिया गया हो। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग देखेंगे डी ऑफ डी एक्स यू इंटू वी। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है जो दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस है। फॉर एग्जांपल u जो है वो x पर डिपेंडेंट है और v एक दूसरा फंक्शन है जो x पर डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि ये दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस का डिफरेंशिएशन निकालना। तो वो होता है u को बाहर निकालें, डिफरेंशिएट किए v को विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अब हम दूसरी बार v को बाहर निकालिए और u को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x। आप सेम फार्मूला से इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हो, बट उतना प्रूफ करने का ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर आप हम पे भरोसा कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, नो इशूज़। सिमिलरली वी हैव टू फंक्शंस u and v which individually are dependent on x, which means y भी x पे डिपेंडेंट है और v भी x पे डिपेंडेंट है और हम चाहते हैं u और v के डिवीज़न का डिफरेंशिएशन जानना। ये होता है डिनोमिनेटर जो v है उसका स्क्वायर। अब v को बाहर रखें, डिफरेंशिएट किए u को विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस अब हम u को बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फॉर्मूला है डिवीज़न का और ये फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन का, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। बाकी सारे फार्मूलाज जो हैं उनमें ये दोनों ही थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम लोग इन दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल बेसिक सा देखेंगे जो इसको समझने में आपकी आसान मदद करेगा। फर्स्ट टाइप था u इंटू वी, इसलिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कैसा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल u इंटू वी की तरह है। कैसे, ये देखो, ये एक सिनुसॉइडल फंक्शन है और ये एक स्क्वायर फंक्शन है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शंस हैं, मगर ये दोनों x पे डिपेंडेंट है। ये भी x पे डिपेंडेंट है और ये भी x पे डिपेंडेंट है। सो इसे u लिख सकते हैं और इसे v लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। u को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं v को। हमने देखा u को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं v को विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं u विथ रिस्पेक्ट टू x। बस इस चीज़ में इसे पुट करो। ये कुछ ऐसा नहीं, आप इसे भी u रख सकते हैं और इसे भी v रख सकते हैं। u मतलब x को हमने बाहर रखा, डिफरेंशिएट करना है साइन x को विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अब हम v को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें ये एक डिफरेंशिएशन है जो शायद हमने मिस कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x होता है nx n माइनस 1। ये इम्पॉर्टेंट है और आप इसे याद कर सकते हो। शायद हमने इस चीज़ को मिस कर दिया। x टू द पावर n मतलब जो पावर है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और x में x का जो पावर था वो एक कम हो जाता है, मतलब n माइनस 1। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, पावर को बाहर निकाल लिए इंटू x 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर हमने देखा है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है प्लस साइन एक्स
इनको अभी हमने देखा ये 2x के बराबर है। तो हमने बस u इंटू वी को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। एक और सिंपल से एग्जांपल देखते हैं sin x बाई x का, ठीक है। इसमें देखो दो फंक्शंस है, पहला सिनुसॉइडल फंक्शन और दूसरा लीनियर फंक्शन, ठीक है। और दोनों फंक्शन x पे डिपेंडेंट है, ये भी x पे डिपेंडेंट है और ये भी x पे डिपेंडेंट है। सो दोनों में से किसी को आप u रख सकते हो और दोनों में से किसी को v रख सकते हो, ठीक है। अगर y ऐसा है तो dy बाई डी एक्स, अभी हमने देखा कि पहले v का स्क्वायर करते हैं, फिर v को बाहर रखते हैं, du बाई डी एक्स माइनस, अब हम u को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे v को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। हमने v रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम x को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे sin x को विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u है हमारा sin x और डिफ्रेंशिएट करेंगे x विथ रिस्पेक्ट टू x जो 1 के बराबर होगा, इज इक्वल टू x डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x हमने देखा है cos x माइनस sin x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये सिंपली हम लोग u और v को ऐसे रख सकते हैं और उसे हम अपने आइडेंटिटी में डाल के उसका इक्वेशन देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ये चलिए बेसिक फॉर्मूला था जो हम यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का एक और यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हम लोग किसी ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट या किसी ग्राफ के मिनिमम पॉइंट को फाइंड करने के लिए करते हैं। कहने का मतलब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा मीन्स किसी ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट को और किसी ग्राफ के मिनिमम पॉइंट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डिफ्रेंशिएशन बहुत यूज़फुल होता है। वो कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ठीक है, और ये एक दूसरा ग्राफ है, ठीक है। ये है y1, ये है x1, ये है y2 और ये है x2। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन है y1 जो x1 पे डिपेंडेंट है और वो इस तरह का रिलेशन रखता है। मैक्सिमा मतलब और मिनिमा मतलब क्या है ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो y है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इनिशियली डिक्रीज़ हो रहा है और इस पॉइंट तक डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद y जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ये पहले डिक्रीज़ होता है, फिर यहाँ पर रुक जाता है और फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू करता है। मतलब अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इस पॉइंट को देखा जाए, y का इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये पॉइंट जो है सबसे मिनिमम पॉइंट है। इसके नीचे y कुछ नहीं है, y सारा इसके ऊपर है, तो ये है हमारा y मिनिमम। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब सिंपल सा है, ये सबसे कम y का सबसे लोएस्ट वैल्यू है, y मिनिमम। इसके ऊपर ही सारा वैल्यू है y का, मतलब सबसे कम वैल्यू ये है और बाकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ आप देखो कि y पहले इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ रुक जाता है और फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू होता है। मतलब y बढ़ते 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 एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है। इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है y का, इसके बाद जो वैल्यू है इससे नीचे है। मीन्स ये जो है
y का मैक्सिमम वैल्यू है, ये y का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बात वही है कि इस पॉइंट पर y का वैल्यू मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर y का वैल्यू मिनिमम है। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टू फाइंड मिनिमम ऑफ अ पॉइंट एंड मैक्सिमम ऑफ अ कर्व। ओके, वो हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम देखने जा रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम लोग किसी कर्व के मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट को डिटरमिन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा ये चीज़, फॉर एग्जांपल ये y है और ये x है, ठीक है। रेट जो होता है किसी पॉइंट पर निकालने के लिए, किसी पॉइंट पर अगर हमको रेट निकालना है तो उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट उस कर्व को उस पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता है और ये जो टेंजेंट होता है x एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उस एंगल को उस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन कहते हैं। और tan थीटा जो होता है, फॉर एग्जांपल ये थीटा 1 है, अगर ये पॉइंट 1 है तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू dy बाई dx होता है एट पॉइंट 1। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है y का वो ऐसा है कि वो x के इंक्रीज होने पे y इंक्रीज होते जा रहा है। और इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का एंगल ड्रॉ करो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो आप देखोगे कि tan थीटा 2 हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको। tan थीटा विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए tan थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव कब होता है? tan थीटा अगर थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री हो तो उसका tan जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। tan अगर थीटा 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, मैथमेटिक्स वालों को ये चीज़ पता होगा। तो कोई भी एंगल अगर 0 टू 90 डिग्री हो उसका tan हमेशा पॉजिटिव होता है और कोई भी एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री हो तो उसका tan थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। आप देखोगे कि कोई भी ग्राफ हो अगर वो इंक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसका जो टेंजेंट का एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। ये देखो ये भी 90 डिग्री से कम है, किसी भी पॉइंट को लो वो 90 डिग्री से कम होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग है, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका जो रेट होगा आई मीन जो dy बाई dx होगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। हाउएवर एक डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये x है, ये y है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है। ऐसा मतलब y जो है वो डिक्रीजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x इंक्रीजिंग है तो y डिक्रीज कर रहा है। अगर इस कर्व के किसी पॉइंट पर हमको रेट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टेंजेंट टू दिस कर्व, और टेंजेंट का ये एंगल लेंगे थीटा, ठीक है, और उस थीटा का tan थीटा कर देंगे जो dy बाई dx के बराबर होता हो,
ठीक है। यहाँ पर देखो थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है। और हमने देखा है कि tan 90 डिग्री से अगर बड़ा हो तो वो वैल्यू निगेटिव आता है। इसका मतलब dy/dx हमेशा निगेटिव होगा। कब? जब कोई भी ग्राफ डिक्रीजिंग हो, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फंक्शन है, ये है y, ये है x। हमने ये देखा, ये एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, और हमने देखा कि डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी हो तो उसका जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक dy/dx वो होगा निगेटिव, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, और हमने देखा कि अगर इंक्रीजिंग हो तो इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर dy/dx जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये है हमारा कर्व, ठीक है। इस कर्व में यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट लो उसका dy/dx निगेटिव आएगा, और इस कर्व के इस हिस्से पर अगर कोई भी पॉइंट लो तो उसका dy/dx पॉजिटिव आएगा। हाउएवर एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, अगर हम ये आप देख रहे हो मिनिमम पॉइंट है, इस कर्व पे सबसे मिनिमम पॉइंट ये है। इसका अगर हम लोग स्लोप जानना, इसका मतलब इसका स्लोप जानना चाहें तो क्या करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा हो उसी तो हम लोग tan थीटा बोलते हैं। थीटा क्या होता है, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होता हो, मगर इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से तो एंगल 0 बना रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। इसका मतलब थीटा इस केस में 0 होगा, मतलब tan थीटा 0 होगा, क्योंकि tan 0 0 होता है, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं dy/dx होता है जो 0 होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन हो वो एक पार्ट में डिक्रीज़ कर रहा हो, दूसरे पार्ट में इंक्रीज़ कर रहा हो, तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो मिनिमम पॉइंट होगा, और उस पॉइंट पे dy/dx 0 होगा। dy/dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए किसी भी कर्व का अगर हम मिनिमम पॉइंट निकालना की कोशिश कर रहे हैं तो उसका एक क्लू ये हो सकता है कि हम dy/dx उसको 0 करके देखें। जिस पॉइंट पे dy/dx 0 होगा वो पॉइंट मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक कर्व है जो ऐसा है, ठीक है। ये y है, ये x है, ठीक है। आप देख सकते हो इस कर्व के यहाँ से यहाँ वाले हिस्से में y जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, हाउएवर यहाँ से यहाँ वो डिक्रीज़ कर रहा है। और हमने देखा कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ में dy/dx हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग के केस में dy/dx हमेशा निगेटिव होता है। मगर इस कर्व में एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम पॉइंट है। आप देख सकते हो ये लेफ़्ट वाले जितने हिस्से हैं वो इससे कम है, और राइट वाले जितना हिस्से हैं ये इससे
कम है, इसलिए ये पॉइंट जो है इस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, इस मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप क्या है हम देखते हैं। स्लोप निकालने के लिए इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या होता है, ये जो हमने स्लोप टेंजेंट बनाया, टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होता है वही तो थीटा होता है। मगर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो टेंजेंट है इस एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल ना बना रहा होता है, आई मीन ये दोनों ज़ीरो एंगल बनाते हैं। चूँकि ये जो स्लोप है, ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए एंगल थीटा होगा, इसलिए tan थीटा 0 होगा क्योंकि थीटा 0 है। tan थीटा मतलब dy बाई dx भी 0 होगा इस पॉइंट में। सो एट दिस पॉइंट dy बाई dx विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्व पे अगर हमको मैक्सिमम पॉइंट देखना हो तो मैक्सिमम पॉइंट देखने का एक ये क्लू हो सकता है कि dy बाई dx तो उस पॉइंट पे 0 होता है। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि किस पॉइंट पे dy बाई dx 0 है, उस पॉइंट पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे और वो हमें मैक्सिमम पॉइंट तक ले जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट, जो हम आगे देखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में जब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में शुरू करेंगे। थैंक्स।